साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आज साउथ हरियाणा, ये जो पूरा इलाका आपका जाना जाता है, और रेवाड़ी खासकर, ये जिस तरीके से सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ के लोगों से वादे कर करके भूलती जा रही है, वो बहुत गंभीर मामला है और यहाँ के लोगों के साथ विश्वासघात है। आज जब हम यहाँ आए हुए हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है ये इस विषय के ऊपर बात होना कि 2015 में एक वादा किया गया था यहाँ के लोगों के साथ कि यहाँ पे एक एम्स बनाया जाएगा, और एम्स इसलिए यहाँ पे वादा किया गया था क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटीज बहुत खराब हालत में इस पूरे इलाके में, लोगों की जरूरत थी यहाँ पे एम्स का होना। और जब 2015 में ये वादा हुआ तो लोगों को लगा कि शायद अब उनकी जो हॉस्पिटल से रिलेटेड या स्वास्थ्य सुविधाओं से रिलेटेड समस्या है, गंभीर बीमारियों के इलाज से जुड़ी समस्याएं हैं, वो सुलझ जाएंगी। वो सपना देखते देखते लोगों की आंखें पथरा गई हैं। आज तक उस एम्स प्रोजेक्ट के लिए एक ईंट भी, नीम की ईंट जिसको कहते हैं, वो भी नहीं रखी गई है। सरकार उसके लिए भी, उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करने के लिए भी शायद लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है, विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है कि उससे ठीक पहले वो नीम का पत्थर रख के और उसको राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। उसके अलावा ढेरों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको आप, चाहे वो रेवाड़ी में यहाँ बस स्टैंड की बात हो या एक पर्यटन स्थल बनना था उसकी बात हो, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको सरकार ने वादा तो किया, एम्स के लिए तो बजट का भी प्रावधान किया, लेकिन उसके बाद वो सारे प्रोजेक्ट्स अधर में लटके रहे, लोगों की मांगे कभी भी पूरी नहीं हुई। इसको देख करके लगता है कि सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल इस इलाके का भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के स्थानीय नेता भी जो हैं वो करना चाहते हैं। न इसके खिलाफ विपक्ष यहाँ का जो आवाज उठाता है, न इसके खिलाफ सरकार के जो यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि हैं इस पूरे इलाके में आसपास से, वो कोई अपने सरकार को ये कहते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसे में ये लगता है कि ये सारी मिलीभगत आपस में जो पुरानी पार्टियां हैं उनकी चलती रहेगी और लोग इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे। आम आदमी पार्टी लोगों के स्वास्थ्य, लोगों की शिक्षा से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं उनको बहुत गंभीरता से देखती है, और इसलिए ये एम्स का मुद्दा हम हर प्लेटफॉर्म पर अब उठाएंगे और सरकार से मांग करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द काम शुरू होना चाहिए। यहाँ जो बाकी अस्पताल हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर भी कहीं पर भी दवाएं नहीं मिलती, कहीं पर भी जो टेस्ट हैं वो नहीं होते हैं सही तरीके से, डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है सारी जगहों पर। स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आने वाली जनरेशन का भविष्य टिका हुआ है, इसलिए उन मुद्दों को सरकार को गंभीरता से लेना होगा। समय समय पर हम भी, हमारे साथी भी इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। यहाँ की जो स्कूल व्यवस्था है उसका बहुत बुरा हाल है। यहाँ के स्कूलों में ज्यादातर जगहों पे टीचर्स की शॉर्टेज है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर सुविधाओं की कमी होने की वजह से बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके हैं। उसका बहाना बना के सरकार उन स्कूलों को बंद कर देती है उसके बाद, ना, जबकि होना यह चाहिए कि वो सरकार उन तमाम स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाए, टीचर्स मुहैया कराए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ सकें। तो इन दो प्लेटफॉर्म पर तो सरकार पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। और तीसरा जो किसानों का महत्वपूर्ण मुद्दा है, सरसों की फसल को लेकर के सरकार ने पहले कहा कि हम 28 से खरीद शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कहा कि हैफेड खरीद करेगी। लेकिन अब हैफेड भी, हमें जगह जगह से ऐसी सूचना मिल रही है कि किसानों की सरसों की फसल को खरीदने में आनाकानी कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि उसमें जो नमी की मात्रा है वो सही नहीं होने की वजह से अभी नहीं खरीदा जा सकता। मुझे लगता है कि प्राइवेट प्लेयर्स को पूरी तरह से एक मौका दिया जा रहा है कि वो किसानों का शोषण कर सकें, एमएसपी से कम दाम पर वो अब पहले अपनी खरीद पूरी कर लें, किसानों को लूट लें, और उसके बाद सरकार इस पूरे फ्रेम में एंटर करेगी और बाद में अपनी पीठ थपथपाने का काम करेगी। तो हमारी ये मांग है कि तुरंत प्रभाव से, चाहे सरकार या किसी और सरकारी एजेंसी के थ्रू ये खरीद शुरू होनी चाहिए, और किसानों के ऊपर सारी जिम्मेदारी न डालते हुए एजेंसियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझ के किसान की फसल अगर आ जाती है मंडी में तो उसको खरीदना चाहिए और उसको एमएसपी पर खरीदना चाहिए या उससे अच्छे रेट पर खरीदना चाहिए। ये तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को और यहाँ के सभी लोगों को परेशान करते हैं। इसके साथ साथ मैंने जो पहले कहा कि यहाँ राजनीति होती है, हमेशा यहाँ के लोगों से वोट लिए जाते हैं लेकिन इनके काम नहीं किए जाते हैं, उसमें बहुत सारे मुद्दे जुड़ जाते हैं। वो अहिर रेजिमेंट की जो मांग लगातार इस इलाके से की जा रही है, उसको ना मानने का कोई कारण नहीं है, उसको कोई तर्क नहीं दे सकती सरकार उसके पीछे कि क्यों उसको नहीं माना जा रहा है।
यहां से बहुत सारे लोग हैं जो देश की सेवा करते आए हैं, सेना में जाते रहे। एक गौरवपूर्ण इतिहास है इस पूरे इलाके का। और उसके बावजूद यहां से ऐसा भी नहीं है कि सरकार के पक्ष में लोगों ने मतदान नहीं किया हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या हरियाणा सरकार हो, दोनों जगह पे लोगों ने यहां से खूब समर्थन दिया सरकार को। उसके बावजूद भी जो उनकी मांगे हैं, जो उनकी मूलभूत जरूरतें हैं और जो उनके गौरव से जुड़ी हुई मांगे हैं, उन सबको सरकार अनदेखी करती रही है, दरकिनार करती रही है। ये स्थिति बदलनी चाहिए। यहाँ के लोगों की आवाज को सरकार को सुनना चाहिए। आप देखिए, पॉलिटिकल केस पूरी तरह से आपने देखा होगा, कल भी एक नया केस कोई खोल करके कई साल पुराना कोई मामला उठा के सीबीआई ने कोई नया केस शुरू कर दिया है। ये पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष में की गई कार्रवाई है, जिनमें अगर आपकी कोई एक एजेंसी जांच कर रही है, तो अगर सीबीआई जांच कर रही थी उस मामले की, क्या जरूरत थी ईडी का केस दर्ज करने की? क्योंकि सीबीआई के केस में जमानत पे सुनवाई होनी है। मोदी जी चाहते हैं कि किसी भी हालत में मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को किसी भी हालत में जेल के अंदर रखा जाए, चाहे कोई कसूर हो या ना हो। 8-10 महीने से जांच कर रही हैं उनकी तमाम एजेंसियां। मैं तो खुली छुट्टी देता हूं भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के किसी छुटभैया नेता के यहाँ, एक किसी हवलदार को या पुलिसकर्मी को भेज दीजिए। अगर उनके यहां से नोटों की गड्डियां ना निकलें तो इस पर बहस करने के लिए हम दोबारा से तैयार हैं। लेकिन इनकी सारी केंद्रीय एजेंसियां लगने के बाद भी न मनीष सिसोदिया जी के यहां से बोलते हैं 10,000 करोड़ का कोई घोटाला हुआ है, 10 रुपए तो आज तक बरामद नहीं कर पाए उनके यहां से। सत्येंद्र जैन जी को 7-8 महीने से जेल के अंदर रखा हुआ है। जब कोर्ट के अंदर जज खिंचाई करते हैं एजेंसी की, तो एजेंसी कहती है जज बदल दीजिए, जज बदल दीजिए। तो जज बदलने की ये तो हमने जीवन में पहली बार सुना कि जज बदल दीजिए अगर मेरा केस ठीक तरीके से मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है तो एजेंसीज अपनी क्रेडिबिलिटी का दुरुपयोग करके बार बार अलग अलग मामले दर्ज करके, एजेंसी अगर ये कहेगी कि अब मुझे इसमें रिमांड दे दीजिए, मुझे इसमें पूछताछ करनी है, मुझे इस केस में जांच करनी है, तो वो जो कानूनी पेचीदगियां उनका दुरुपयोग कर रही है एजेंसी, अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर रही है। लोगों का विश्वास उठता जा रहा है इन एजेंसीज के ऊपर से। और जिनको सबसे क्रेडिबल एजेंसी कहा जाता था, सीबीआई का कन्विक्शन रेट 1% भी नहीं है। जितने बीजेपी के कार्यकाल में मामले दर्ज हुए, उनके 1% मामलों में भी सजा नहीं करवा पाई एजेंसीज, कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई। इसका मतलब ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष में 2024 में जो उनको लगता है उनके खिलाफ देश में खड़ा हो सकता है, उनके खिलाफ आवाज उठा सकता है, उन सबको जेल के अंदर डालना चाहते हैं। ये तानाशाही रवैया है, लेकिन ऐसा चलता नहीं है। अंग्रेज भी ये सोचते थे आजादी से पहले कि शहीद भगत सिंह को जेल में डाल दीजिए तो आजादी की मांग बंद हो जाएगी, फांसी चढ़ा दीजिए, आजादी मांगने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन इनकलाब जब उठते हैं तो वो इस तरह से जेलों से, लाठियों से, फांसी देने से खत्म नहीं होते हैं। एक मनीष सिसोदिया को जेल में डालेंगे, 1000 मनीष सिसोदिया पैदा हो जाएंगे। एक सत्येंद्र जैन को जेल में डालेंगे, 1000 सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे। पार्टी मजबूती से जमीन पर अपना कार्य कर रही है। एक मेगा सदस्यता अभियान हमने हरियाणा भर में शुरू किया हुआ। उसी संदर्भ में आज यहाँ कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे थे। 10 लाख सदस्य 10 अप्रैल तक आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर तैयार करेगी, जो जमीनी स्तर पे लोगों के हर मुद्दे के ऊपर, ये लोग कहते हैं कि लोगों के मुद्दों पर राजनीति मत करिए, बाकी सब चीज पे राजनीति करते हैं, जात पात पे करते हैं, धर्म पे करते हैं, हर चीज पे करते हैं, लेकिन कहते हैं जो लोगों के मुद्दे उन पे राजनीति मत करिए। आम आदमी पार्टी की विचारधारा है कि जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, उनकी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे हैं, हम उन्हीं पे राजनीति करते हैं और एक मजबूत संगठन तैयार करके उन सारे मुद्दों को हरियाणा में उठाएंगे, लोगों की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। 10 अप्रैल तक हमारा सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। जब एक बार हमारे सारे सदस्य पूरे हरियाणा में बन जाएंगे, उन्हीं में से कौन, किस सदस्य की क्या कुव्वत है, किस सदस्य की क्या मेहनत है, उसको देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष से लेके और गांव में बूथ लेवल तक के पदाधिकारी 15 अप्रैल के बाद आम आदमी पार्टी अनाउंस करना शुरू कर देगी और उसके 1 महीने के अंदर हम अपना पूरा संगठन हरियाणा के अंदर अनाउंस कर देंगे। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि जो 10 साल से संगठन नहीं बना पाए, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिसका संगठन कागजों में तो है लेकिन जमीन पे लोग कट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं पूरी तरह से। तो हम एक मजबूत संगठन बनाएंगे जो लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचा सके और 2024 में बदलाव की नींव रख सके। मैंने कहा कि मोदी सरकार अपनी एजेंसीज के जरिए तानाशाही चलाना चाहती है, मनमाना अपना रवैया अपनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और जहां भी किसी भी केस में अगर आपके पास सबूत है, अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा कहा अगर हमारे नेताओं के खिलाफ आपके पास सबूत है, उठाइए, जेल में डालिए। लेकिन मैं एक उदाहरण देकर आपको बताता हूं, 164 हमारे ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ अलग अलग तरीके के अलग अलग एजेंसियों से मामले दर्ज कराए सरकार ने। उनमें से 143 बाइज्जत बरी हो चुके हैं।
ये दिखाता है कि सरकार दुर्भावना रखते हुए दुर्भावनापूर्ण तरीके से हमारे नेताओं को जेल के अंदर रखना चाहती है। किसी भी तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति को बाहर नहीं देखना चाहती जो मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाए। अपने दोस्त जिनके विमानों में प्रधानमंत्री घूमते हैं उनको उनका लाखों करोड़ रुपए के घोटाले को छुपा रहे हैं, जेपीसी बनाने नहीं दे रहे हैं लोकसभा में अपने व्यापारी मित्र के खिलाफ, उनकी जांच हो सके ताकि कि सरकार ने कैसे उनको फायदा पहुंचाया, और बाकी जो विरोधी दल है उनके खिलाफ सारी एजेंसीज को खुला छोड़ रखा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो सरकार है केंद्र में उसकी जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना, उसकी जिम्मेदारी होती है कि सबको साथ लेके सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करके बात करके और सदन को चलाए। सदन का जो वक्त है वो बहुत कीमती होता है। जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि सदन में चुन के गए हुए हैं, लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, वरना तो सबसे पहले जेपीसी अनाउंस करते। अदानी मामले पे जो लगातार लोग देख रहे हैं देश में भी लाखों करोड़ रुपया डूब गया जनता का, जो हमारे सरकारी संस्थान है उनका पैसा लगा हुआ है अदानी ग्रुप में, उसको देखते हुए जो जेपीसी की मांग की जा रही है उसमें कौन है? उसमें बीजेपी के सांसद भी होंगे, उसमें सारी पार्टियों के सांसद होंगे, चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। अगर किसी सरकार को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर यकीन नहीं है, इसका मतलब वो लोकतांत्रिक तरीके से देश नहीं चलाना चाहते। उनका लोकतंत्र से विश्वास उठ चुका है। अपनी एजेंसियों का, पुलिस या डंडे का इस्तेमाल करके वो देश को चलाना चाहते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कभी भी। भारत में तो कम से कम ऐसा नहीं हो सकता जिसने अपनी आजादी के लिए इतना लंबा संघर्ष किया है, जिसके लिए लोग शहीद हुए हैं। उस आजादी के लिए, उस लोकतंत्र के लिए हर कीमत चुकाने को लोग तैयार हैं, लेकिन इनके आगे, इनकी तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी पीआर एक्टिविटीज में यकीन नहीं करती है। हम जमीन पर अपना एक मजबूत संगठन बनाने की प्रक्रिया में अभी लगे हुए हैं। फिलहाल 10 अप्रैल तक हमारा ये संगठन को बनाने का, मेंबर सदस्य बनाने का अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। उसके बाद हम अपना संगठन निर्माण करेंगे और उस संगठन के दम पे 2024 का चुनाव लड़ेंगे। आगे आगे जिस तरह के जो भी सामाजिक मुद्दे होंगे या जनता से जुड़े हुए मुद्दे होंगे उन पर पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे, चाहे आंदोलन करना हो, यात्रा करनी हो, रैली करनी हो, जो भी करना है। लेकिन पहले जमीन पर अपने सदस्य बनाएंगे, उसके बाद अपना संगठन बनाएंगे और उसके बाद सारे मुद्दों पर आज भी जैसे आवाज उठा रहे हैं विपक्ष, बाकी नदारद है, कांग्रेस नदारद है पूरी तरह से, आज भी आम आदमी पार्टी सड़क के ऊपर मुद्दे लोगों के उठा रही है, उसको और मजबूती से उठाएंगे जब संगठन बन जाएगा। पहले ही आपको कहा कि सरकार का लोकतंत्र में यकीन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है कि उनको लोकतंत्र में यकीन नहीं है। कहीं से कहीं तक देख लीजिए, संसद में जेपीसी नहीं बना रहे, चुने हुए सांसदों पर यकीन नहीं है, दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर यकीन नहीं है, एलजी से कुछ कुछ टांग अड़वाते रहते हैं बीच में, दिल्ली एमसीडी में चुने हुए पार्षदों पर यकीन नहीं है, चुनाव नहीं होने दे रहे स्टैंडिंग कमेटी का, हरियाणा में चुने हुए सरपंचों पर यकीन नहीं है, लाठीचार्ज करा रहे हैं, उनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। अगर इनको सरपंचों के बारे में कोई नियम बदलने थे, कुछ भी करना था, चुनाव से पहले करते, उसके बाद ये चुनाव कराते, सबको पता होता कि हम किन नियमों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने वाला भी कोई व्यक्ति सरपंच की सीढ़ी नहीं चढ़ पाया, सरपंच के ऑफिस की। गांव के लोगों ने दुत्कार दिया बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को, गांव के चुनाव में बुरी तरह से हार गई भारतीय जनता पार्टी, उसका बदला ले रहे हैं, इसलिए सरपंचों के ऊपर लाठी चला रहे हैं। लेकिन ये भूल गए कि सरपंच भी अपने गांव का चुना हुआ मुख्यमंत्री ही होता है एक तरीके से। जब वो गए प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई। जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे 2024 में इनके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए, उनके साथ क्या बर्ताव होगा इनको सोचना चाहिए। ये तानाशाही नहीं चलने देंगे किसी भी हालत में। सरपंच चुने हुए प्रतिनिधि, उनके साथ आमने सामने बैठ के सरकार को बीच का रास्ता निकाल के बातचीत करके उनकी बातें माननी पड़े। हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और पुराने जो राजनीतिक दल हैं उनसे बुरी तरह त्रस्त हैं। मैं आपको उदाहरण देकर समझा सकता हूं। पिछली बार भी प्रदेश के लोगों ने बीजेपी की सरकार चुनी नहीं थी, उनके ऊपर थोपी गई बीजेपी की सरकार। बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है। लोगों ने कहा कि आप इस लायक नहीं है कि दोबारा सरकार बनाए, लोगों ने उनको वो जरूरी बहुमत दिया नहीं। उसके बाद आप देखें तो कांग्रेस, जब भी कहीं पर किसी एक सरकार में रहे हुए दल को बहुमत नहीं मिलता है तो विपक्ष की सरकार बन जाती है। लेकिन कांग्रेस इतनी निकम्मी है हरियाणा के अंदर, कांग्रेस इस कदर खत्म हो चुकी है, जमीन से कट चुकी है। लोगों ने कहा कि हम बीजेपी की सरकार नहीं चाहते, लेकिन आपकी भी नहीं बनवाना चाहते। उनको भी 30, 31, 32 सीटें देके वहां पर रोक दिया। जेजेपी बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रही थी, किसानों का वोट मांग रही थी। जो बीजेपी ने गलत काम किया उनकी उस नाम पे वोट मांग के पहुंची, लेकिन बाद में इन्होंने अपना वोट बेच दिया पैसे के लिए, बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। उनको भी 10 सीटें दी लोगों ने। यानी वैक्यूम है हरियाणा के अंदर। लोग नई राजनीति का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है, लोग रोजाना वहां पर होने वाले अच्छे कामों को देख रहे हैं। इसलिए शानदार तरीके से हरियाणा के अंदर भी पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी की 2024 में बनेगी। सभी लोगों के मन में ये इच्छा है। जो पिछली सरकारें रही हैं
जिनको आज राजनीति खत्म हो गई, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, पंजाब से इन सब की राजनीति खत्म हो गई।